Hello friends, welcome to Undoubt Business, your doubt clearing platform. So I'm Vanshika Matange, back with the new session of your Undoubt Business revision series of part A of your syllabus, that is Principles and Functions of Management. So this is the session 3 where we will talk about the next chapter of your syllabus, that is Business Environment. सो इस वीडियो में हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे. दिस इज द सेशन 3. वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे थे, इसीलिए मैंने हर एक वीडियो में हर एक चैप्टर को रिवाइज करने का सोचा है, ताकि वीडियो बड़ा भी ना हो और एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज हो जाए, या आप चाहो तो एक से ज़्यादा वीडियोस भी देख सकते हो. ठीक है, और ताकि आपको बोर भी ना हो. तो चलो, ये जो चैप्टर है अपना बिजनेस एनवायरनमेंट, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, इसको हम फटाफट से रिवाइज करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड द फॉर्मेट ऑफ अवर रिविजन विल बी सेम. अगर आपको लगता है कि ये फॉर्मेट अच्छा नहीं है या इसमें कोई चेंजेस करने हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये रिविजन सीरीज कैसी लग रही है. और अगर आपको ये रिविजन सीरीज अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में इसे शेयर कीजिएगा. तो चलो, टुडे वी विल बी रिवाइजिंग द चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर सिलेबस, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. सो द फर्स्ट question here is, what do you mean by business environment? अब business environment जो चैप्टर का नाम भी है, business environment होता क्या है? देखो, the term business environment is made of two words. दो शब्दों से मिलकर बना है. First is business and the second is environment. Business plus environment. अब जब हम business की बात करते हैं तो व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज नथिंग बट अ कमर्शियल एक्टिविटी. हमने ये 11th में पढ़ा है, राइट? 11th में हमने पढ़ा है कि बिजनेस क्या होता है? एक कमर्शियल एक्टिविटी होती है, एक प्रॉफिट मेकिंग, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. इट इज बिजनेस. और जब हम एनवायरमेंट की बात करते हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो द सराउंडिंग्स ऑफ द बिजनेस. एनवायरमेंट हम किसे कहेंगे? बिजनेस एनवायरमेंट मतलब जो बिजनेस की सराउंडिंग्स है. ठीक है, जो बिजनेस के आसपास की जगह है. द सराउंडिंग्स ऑफ द बिजनेस इज बिजनेस एनवायरमेंट. अब अगर इसे हम अच्छी तरह से डिफाइन करें, ये तो वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग था कि बिजनेस क्या होता है और एनवायरमेंट क्या होता है. अगर हम इसे अच्छी तरह से डिफाइन करें तो बिजनेस एनवायरमेंट refers to the forces, factors and institutions. ठीक है, refers to the forces, factors and institutions with which the businessman deals. क्या होता है? The businessman deals to achieve the goals of the organization. देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल दोस फोर्सेस, फैक्टर्स और अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशंस जिससे बिजनेसमैन डील करता है ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके. अब अभी तो हमने इंटरनली बात, मतलब दो टाइप के हैं एनवायरनमेंट. एक है इंटरनल एनवायरनमेंट बिजनेस का, एक है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. बेसिकली हम इस चैप्टर में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करेंगे. ऐसे फैक्टर्स या ऐसे फोर्सेस जो बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं होते हैं. ठीक है, अब उन चीजों से भी बिजनेसमैन को डील करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये बात कि बिजनेस क्या है? सोसाइटी का पार्ट है और सोसाइटी बिजनेस को रन करने में हेल्प करती है. तो कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नल फोर्सेस है जो बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं होते, बिजनेसमैन को उससे डील करना पड़ता है ताकि वो कंपनी के गोल्स को अचीव कर सके. सो बिजनेस एनवायरनमेंट refers to the forces, factors and institutions with which the businessman deals to achieve the goals of the organization. I hope आपको क्लियर हुआ हो. अब हम आगे बढ़ते हैं.
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, अभी हमने देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। बिजनेस मतलब कमर्शियल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, और एनवायरनमेंट मतलब सराउंडिंग्स ऑफ द बिजनेस, या ऐसे फोर्सेस, फैक्टर्स या इंस्टीट्यूशंस जिससे बिजनेसमैन डील करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि व्हाई इज बिजनेस एनवायरनमेंट सो सिग्निफिकेंट, क्यों है सिग्निफिकेंट, क्या है इंपॉर्टेंस बिजनेस एनवायरनमेंट का। द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी हाईलाइटेड बाय फॉलोइंग पॉइंट्स। देखो यहाँ पे मैंने इसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट किया है। देखो सबसे पहला क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट इतना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट हेल्प्स द बिजनेसमैन टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज, टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज, टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज, एक मिनट गाइस, हाँ, to identify the opportunities and getting first mover advantage। देखो अगर कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस के एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से स्टडी करता है तो बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उसको ये पता चलेगा, और उसके साथ साथ वो आइडेंटिफाई करेगा कि अपने लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसका अपन फायदा उठा सकते हैं, और जो इन्वायरमेंट है, जो बिजनेस वर्ल्ड है, उसमें सबसे पहले आकर हम उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। दैट इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज, दैट इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यू आर द फर्स्ट टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड टेक द एडवांटेज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। तो बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी से बिजनेसमैन को पता चलेगा कि बिजनेस में क्या क्या अलग अलग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और किन अपॉर्चुनिटीज का फायदा मैं ले सकता हूं ताकि मेरा बिजनेस सक्सेसफुली रन करे। ऑन द अदर हैंड आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, इसके साथ साथ जहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पर थ्रेट्स भी हैं, राइट। तो क्या करना है, बिजनेसमैन अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करता है तो ही कैन ऑन द सेम वे आइडेंटिफाई द थ्रेट्स, है ना, जिस तरह से वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर रहा है उसी तरह से वो थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है और अपने लिए ये पता कर सकता है कि कौन सा अपने लिए थ्रेट है, क्या रिस्क है, और दिस थ्रेट्स कैन एक्ट एज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल। मतलब वो बोलेगा कि भाई अपन को उस बिजनेस लाइन में जाना नहीं है, या इस बिजनेस में या इस चीज को अपने को नहीं यूज करना है। तो इट इज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल फॉर द बिजनेसमैन। सो जैसे कि वो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है वैसे ही वो थ्रेट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकता है और खुद को एज अ वार्निंग सिग्नल उसको यूज करके बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, बिजनेस को अच्छी तरह से सक्सेसफुली रन कर सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज असेंबलिंग रिसोर्सेज। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर वो स्टडी करेगा तो उसको पता चलेगा कि जो एनवायरनमेंट है उसमें कौन से नए नए रिसोर्सेज आए हैं, ठीक है, कौन से नए नए रिसोर्सेज आए हैं और उनको वो इकट्ठा करेगा ताकि वो अपने बिजनेस को और ग्रो कर सके और एक्सपांड कर सके, है ना, और बिजनेस अच्छा हो उसका, सक्सेसफुली रन कर सके। ठीक है, सो ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ये हम पढ़ रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट किसी भी बिजनेसमैन के लिए इतना सिग्निफिकेंट क्यों होता है। ऑन द बिग पिक्चर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, सो it helps the businessman to assemble all the resources that would be useful for the businessman। ठीक है, the next point is adjust and adapt to rapid changes। अब क्या है, अगर बिजनेसमैन बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहा है, उस पर अच्छी तरह से ध्यान दे रहा है, जिसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट स्कैनिंग, ठीक है, और जो है स्टडी करता रहता है वो बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में वो उसे पहचान सकता है और उसको अडेप्ट कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस को एडजस्ट कर सकता है। जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में उसके अकॉर्डिंग बिजनेस को वो तैयार कर सकता है। ठीक है,
आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। जैसे कि अभी जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था कुछ साल पहले, है ना। तो सब बिजनेसेस ने क्या किया, बिजनेस को पता चला कि भाई अब जीएसटी आ गया है तो हमें जीएसटी के अकॉर्डिंग काम करना है ना, जीएसटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। तो अगर कोई भी बिजनेसमैन अगर ये बिजनेस इन्वायरमेंट को नहीं पहचानता, उसकी नहीं स्टडी करता, तो जीएसटी को इंट्रोड्यूस करवाना बहुत मुश्किल हो जाता सबके लिए, और जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर रहा, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि अब जीएसटी आया तो जीएसटी के साथ सारे बिजनेसमैन एडजस्ट हुए, जीएसटी को उन्होंने अडॉप्ट किया, ठीक है, अडेप्ट किया। तो इस तरह से कोई भी चेंज, ये तो जीएसटी का एग्जाम्पल था, अगर कोई भी चेंज बिजनेस एनवायरनमेंट में आता है तो बिजनेसमैन बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके उसे अडॉप्ट कर सकता है और उससे उसके साथ एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। हमने पढ़ा था डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के थ्रू बनती है। द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई भी डाउट आता है, हमने जितने अभी पॉइंट्स पढ़े या कोई भी आपके सिलेबस के चैप्टर में आपको डाउट आता है तो मुझे बताइएगा। हर एक चैप्टर को हम लोग रिवाइज करते रहेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में शेयर करना ना भूलिएगा। चलो, द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। देखो, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी अच्छी तरह से होती है, बिजनेस एनवायरनमेंट का एग्जामिनेशन होता है, तो प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में बिजनेसमैन को हेल्प होगी। किस तरह की पॉलिसी बनानी है, किस तरह की प्लानिंग करनी है, क्या डिसीजंस होने चाहिए, है ना। तो उसमें एक तरह का असिस्टेंस मिलता है, एक एड मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अगर बिजनेस और बिजनेस एनवायरनमेंट एक साथ चले, है ना, अकॉर्डिंगली चले, आपस में चले, तो क्या होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, राइट। आई होप आपको समझ आया हो। अभी हमने पढ़ा कि व्हाई इज बिजनेस एनवायरनमेंट सो सिग्निफिकेंट, दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अभी हमारे 2 क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो ये तो है बेसिक्स, यहाँ पर है बेसिक्स। हमारे जो बेसिक्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के वो कंप्लीट हुए हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है और बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने जा रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट को हम देखो जनरल एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं कि बिजनेस का जनरल एनवायरनमेंट है क्या, बेसिकली हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वो बोलता है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द जनरल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के एनवायरनमेंट में है क्या। अभी हम बोल रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी करता है, पर ये बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं वो देखते हैं। देखो यहाँ पे ये है अपना जनरल एनवायरनमेंट। अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहला होता है सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। सबसे पहले होगा सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट। दूसरा होगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसको हम डायमेंशंस भी बोलेंगे, ठीक है। ये जो अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट है इनको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। डायमेंशंस भी बोलेंगे जनरल एनवायरनमेंट के डायमेंशन, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो ये अलग अलग एनवायरनमेंट्स को जब हम मिक्स करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे, तो बिजनेस का एक जनरल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। कौन से क्या है डायमेंशंस। अगर मैं पूछूं आपसे क्या है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो क्या बोलेंगे आप, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब इसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं 4th क्वेश्चन पे, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि ये सारे डायमेंशंस है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि डायमेंशन में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या आता है। देखो, जो भी फैक्टर्स इकोनॉमी को बनाते हैं, ठीक है, इट कंस्टिट्यूट्स ऑल द फैक्टर्स दैट मेक्स एन इकोनॉमी।
इकोनॉमी में जो भी फैक्टर्स हैं, ऐसी चीजें, ऐसे फैक्टर्स जो इकोनॉमी को बनाते हैं, वो सारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगा। जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपने सुना होगा जीडीपी के बारे में, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, उसके अलावा सारी की सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसी मतलब जितनी टैक्सेशन पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, उसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसीज। एम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, तो ये भी इकोनॉमी का ही पार्ट होगा पूरा का पूरा, ठीक है। फिर पर कैपिटा इनकम, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी जिसके मैंने आपको बताया था, है ना, डिमोनेटाइजेशन, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। देखो दोस्तों, ये जो लास्ट पॉइंट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, इसको हम आगे भी अभी डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो ये सारी चीजें जो हैं, जीडीपी, नेशनल इनकम, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज, एम्प्लॉयमेंट रेट, पर कैपिटा इनकम, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, ये सारा जो है, ये सारी चीजें, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। एक छोटी सी लिस्ट मैंने बनाने की कोशिश की है, आप चाहो तो इसमें और भी कुछ ऐड ऑन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये जो नोट्स बनाए हैं, ठीक है, ये जो मैंने रिवीजन प्रिपेयर किया है, इसकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। चलो जल्दी से सब डिस्क्रिप्शन में जाओ और इसे डाउनलोड कर लो। यू कैन गेट द पीडीएफ ऑफ दिस चैप्टर रिवीजन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो है ही इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, इसके अलावा और भी कुछ चीजें हो सकती है। तो ऐसे फैक्टर्स, बेसिकली हम उन फैक्टर्स की बात करते हैं जो कि एक इकोनॉमी को बनाता है, ठीक है, जो कि एक इकोनॉमी को बनाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आ जाती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, व्हाट कंस्टिट्यूट्स द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। अब हमें सोशल एनवायरनमेंट वाले डायमेंशन पे बात करनी है कि बिजनेस के सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती है। इट इंक्लूड्स द सोसाइटल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, जो भी सोसाइटी के कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है वो इसमें आते हैं। इन विच द बिजनेस एग्जिस्ट, बिजनेस जिसमें एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि समझो कोई फेस्टिवल आया, ठीक है, तो उस फेस्टिवल के अकॉर्डिंग आप बिजनेस में वो चेंजेस देखोगे, कोई सेल आ जाएगी, या जैसे दिवाली आती है, दिवाली में सारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो क्या करती है, अपने बिल्डिंग पे लाइटिंग कर लेती है, या कोई भी दूसरा क्या कहते हैं अपना फेस्टिवल आया, तो उस फेस्टिवल के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी के कस्टम्स है, जो ट्रेडिशंस है ना, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस अपने को चेंज करने की कोशिश करती है खुद को। तो ये सारी चीजें क्या है, सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। द बिजनेस हैज टू टेक केयर ऑफ वांट्स ऑफ द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी की जो भी नीड्स एंड वांट्स है उसको बिजनेस को टेक केयर करना होता है। एंड प्रोवाइडिंग देम अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिससे कि हर सेक्टर को, सोसाइटी के हर सेक्टर को एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल सके। इट इंक्लूड्स जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, हर सोसाइटी के हर सेक्टर के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना, ठीक है, और बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें, ठीक है। तो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। देखो, टेक्नोलॉजी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे कि वो ग्रो करता है, जिससे कि वो सरवाइव करता है और एक सक्सेसफुल बिजनेस हो सकता है उसका, है ना। तो बिजनेस टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान देता है। अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या आती है, टेक्नोलॉजी आती है,
ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होंगे, चेंजेस होंगे, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होगी, वो सब बिजनेस लाएगा अपने बिजनेस में, है ना। तो इट इंक्लूड्स द टेक्नोलॉजीज दैट आर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, द न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर कोई प्रोडक्शन की न्यू मेथड आई है या कोई न्यू इक्विपमेंट या मशीनरी आई है जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो सके, क्या हो सके, जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो सके, वो सारी चीजें, वो इक्विपमेंट्स, वो टेक्नोलॉजीज किसका पार्ट हो जाती हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाती है, और हर बिजनेस इस पर बहुत ध्यान देता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियोस, मेरी एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है चैनल पे बिजनेस एनवायरनमेंट की, ठीक है, पहले उसको देखिएगा, उसमें हमने नोट्स भी डिस्कस किए हैं, उसे भी आप देखिएगा, है ना। उसके बाद इस रिवीजन सीरीज पर आइएगा। तो चलो अब 7th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट कंस्टिट्यूट्स द लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। अब अभी हमने बात की सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की, ऐसे फैक्टर्स जो कि इकोनॉमी को बनाते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आ जाती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। दूसरा हमने बात किया सोशल एनवायरनमेंट के बारे में, जो कि सोसाइटी, जिससे सोसाइटी बनती है, ठीक है। फिर अभी हमने बात की टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की, टेक्नोलॉजीज क्या क्या चेंजेस आते हैं टेक्नोलॉजीज में, वो होता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिर हम बात करते हैं लीगल एनवायरनमेंट के बारे में। देखो, हर कंट्री के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं और फिर वो लॉज बन जाते हैं। तो हर बिजनेस को अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ द लैंड के अकॉर्डिंग, उन लॉज एंड रेगुलेशंस एंड रूल्स को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। लॉ ऑफ द लैंड के अकॉर्डिंग मतलब अपनी अपनी कंट्री का अपना अपना लॉ है, उसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। तो इट कंस्टिट्यूट्स द लीगल एनवायरनमेंट। जो भी लॉज है हर कंट्री के अपने अलग अलग, उसे हर बिजनेस को फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, अब जैसे कुछ जो लॉज हो सकते हैं वो लाइसेंसिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट लेबर के रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, या कोई मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, अलग अलग लॉज होते हैं, है ना। कोई पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, पॉल्यूशन के लिए हो सकते हैं। तो हर चीज के लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं पार्लियामेंट में, जिसे हर अपनी अपनी कंट्री में अपने अपने बिजनेस में फॉलो करना पड़ता है। हर कंट्री का अपना अलग लॉ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने ऐसे ही कुछ फोटोज दिए हैं। सो ये सारी चीजें हैं कि हर बेसिकली जो लॉ बनाया गया है उसको फॉलो करना है हर बिजनेस को, और वो जितने भी लॉज हैं वो पार्ट हो जाते हैं किसके, लीगल एनवायरनमेंट के पार्ट हो जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। तो हमने अभी बात की लीगल एनवायरनमेंट की। अब हम बात करते हैं व्हाट कंस्टिट्यूट्स द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। व्हाट कंस्टिट्यूट्स द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, व्हाट कंस्टिट्यूट्स द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इट कंस्टिट्यूट्स द एनवायरनमेंट दैट इंक्लूड्स द मैटर दैट आर रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। मतलब देखो, अगर किसी भी कंट्री में बिजनेस को चलाना है तो उसकी गवर्नमेंट के साथ बिजनेस चलना चाहिए। मतलब जो गवर्नमेंट पावर में है, ठीक है, और उस गवर्नमेंट का बिजनेस के प्रति एटीट्यूड कैसा है, या किस तरह के वो पॉलिसी डिसीजंस लेती है। तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बिजनेस को चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो भी गवर्नमेंटल मैटर्स हैं, इन बिजनेस से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंटल मैटर्स है वो सब इंक्लूड होते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये होता है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसको मैं शॉर्ट में बोलूंगी एनईपी 1991, ठीक है। अब आगे आप जितने भी क्वेश्चंस देखोगे उसमें एनईपी लिखा हुआ है, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 जो कि एक इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का
पार्ट है। सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे और देखते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। What are the essentials of NEP 1991? देखो 1991 के बाद क्या हुआ कि इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं। NEP 1991 में क्या क्या आता है? पहला आता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? LPG भी बोलते हैं। तो जब हम लिबरलाइजेशन की बात करेंगे तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ लाइसेंस, क्वाटा एंड मेनी मोर रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स विच वर पुट ऑन इंडस्ट्रीज बिफोर 1991। देखो मैंने बताया था कि 1991 के बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इनको क्या बोलेंगे हम? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखो 1991 के पहले क्या होता था? इंडस्ट्री पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते थे, बहुत सारे कंट्रोल्स थे। लेकिन लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरल मतलब फ्रीडम, है ना? तो जो इंडस्ट्री है उस पे ये सारे बहुत सारे अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस होते थे। तो लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद आफ्टर 1991 क्या हुआ कि ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हट गए। ठीक है, जैसे कि एंड ऑफ लाइसेंस हट गया, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस, हर अब जो बिजनेस है वो एक्सपांड हो सकता था या चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता था। फिक्सेशन ऑफ प्राइजेस भी अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकता था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फ्रीडम हो गया था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आने लग गए थे और गुड्स एंड सर्विसेज का इजी ट्रांसपोर्ट होता था। तो लिबरलाइजेशन के बाद ये सारे चेंजेस आए। इससे पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। इसे हम LPG भी बोलते हैं। आपने इसको शायद सोशल में पढ़ा होगा पहले भी, सोशल साइंस में, है ना? चलो अब नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है NEP का? वो है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू प्रोवाइडिंग ग्रेटर रोल Privatization refers to providing greater role to private sector। देखो हमारी जो इकोनॉमी है, ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी है दोस्तों, उसमें कितने सेक्टर्स है? उसमें 2 सेक्टर्स है। पहला है हमारे पास 2 सेक्टर्स हैं, ठीक है। पहला है पब्लिक सेक्टर PS, और एक है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। एक है पब्लिक सेक्टर और दूसरा है क्या? एक मिनट, ठीक है। एक है पब्लिक सेक्टर, एक मिनट गाइस, एक है क्या? पब्लिक सेक्टर है और एक है प्राइवेट सेक्टर। 2 सेक्टर्स है हमारी इकोनॉमी में। अरे आप अपनी कॉपीज में से लिख लीजिएगा, ठीक है। एक है पब्लिक सेक्टर और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। इसको मैं और अच्छी तरह से बना देती हूँ, एक सेकेंड। देखो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें 2 सेक्टर्स है, सेक्टर्स। दो सेक्टर्स है इकोनॉमी में। एक है पब्लिक सेक्टर, ठीक है, और एक है प्राइवेट सेक्टर। इसको आप डाउनलोड भी करोगे ना, इसीलिए अच्छे से लिख देती हूँ, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। 2 सेक्टर्स है इकोनॉमी में। तो क्या है कि NEP के पहले,
ठीक है, एनईपी के पहले जितनी भी इंडस्ट्रीज थी या जो जितनी भी बिजनेसेस थे वो सब पब्लिक सेक्टर के हाथ में थे, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के कारण क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को ग्रेटर रोल मिला एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो रिड्यूस हुआ। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? डिसइन्वेस्टमेंट्स के थ्रू हुआ। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि पब्लिक सेक्टर की जो बिजनेसेस थे, पब्लिक सेक्टर के जो बिजनेसेस थे वो सारे प्राइवेट सेक्टर ने परचेस कर लिए, डिसइन्वेस्ट हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन एस्टेब्लिश हुआ। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं BIFR। इसमें क्या हुआ? ऐसी बिजनेसेस, ठीक है, ऐसे बिजनेसेस, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि सरवाइव नहीं कर सकती थी, जिनको हम कहते हैं सिक इंडस्ट्रीज। क्या कहते हैं? सिक यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक यूनिट्स। सिक यूनिट्स। तो ऐसी सिक यूनिट्स को वापस रिकंस्ट्रक्ट करना है, उनको क्या करना है? वापस सर्वाइवल में लाना है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर ने जितनी भी अपनी सिक यूनिट्स थी, इसके थ्रू ये जो बोर्ड एस्टेब्लिश हुआ, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इसके थ्रू क्या हुआ? सिक यूनिट्स को वापस रिवाइव करवाया। ठीक है, तो इस तरह से प्राइवेटाइजेशन हुआ था। उसके बाद डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, पब्लिक सेक्टर का एक इंडस्ट्री है सपोज, तो जो पब्लिक सेक्टर है उसका अपना शेयर होता था और आधा शेयर होता था, अलग अलग दो शेयर होते थे, है ना। तो ये जो पब्लिक सेक्टर का शेयर था उसमें कुछ डाइल्यूशन आया, मतलब उसमें थोड़ा सा कमी आई। तो पब्लिक सेक्टर ने क्या किया? पब्लिक सेक्टर ने अपना जो शेयर होल्डिंग था या स्टेक था उसको कम किया और प्राइवेट सेक्टर को दिया। ठीक है, तो ये होता है प्राइवेटाइजेशन, जिसमें क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ जाता है। और कैसे हुआ वो? डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, BIFR के थ्रू, या स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट डाइल्यूट हो गया। तो ये होता है प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। द नेक्स्ट एस्पेक्ट, द नेक्स्ट essential of NEP was globalization. What is that? इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया को ग्लोबली इंट्रोड्यूस किया गया। एनईपी के बाद जो अपनी कंट्री है उसको ग्लोबली इंट्रोड्यूस किया गया। क्या हुआ उसमें? इंपोर्ट लिबरलाइजेशन हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसे इंट्रोड्यूस किया गया। पहले क्या हुआ करता था? इससे पहले हुआ करता था फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। उसके बाद उसमें चेंज करके क्या कर दिया गया? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। एक्सपोर्ट ड्यूटी को एबॉलिश कर दिया गया और इंपोर्ट ड्यूटी में रिडक्शन कर दिया गया, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो दूसरी इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर सके, दूसरी इकोनॉमी के साथ काम कर सके, ग्लोबली वो इंट्रोड्यूस हो। दैट इज ग्लोबलाइजेशन। देखो यहाँ पे वर्ड भी आ रहा है ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबल। तो हमने यहाँ पर NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के 3 एस्पेक्ट्स, 3 एसेंशियल्स डिस्कस किए। दैट वाज LPG। ओके, LPG, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब इस LPG के क्या इम्पैक्ट थे? ठीक है, क्या इम्पैक्ट हुए ऑन द इंडियन इकोनॉमी, उसको भी एग्जामिन कर लेते हैं। सो examine the impacts of introduction of NEP 1991 on Indian economy. The introduction of NEP 1991 had brought the following impacts. Increased competition, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ है, उसके कारण बाहर की जो फॉरेन बिजनेसेस थे वो इंडिया में आए और डोमेस्टिक कंपनीज के साथ कंपटीशन बढ़ गया। तो दैट इज योर इंक्रीज कंपटीशन। मोर डिमांडिंग कस्टमर, क्योंकि कस्टमर्स को ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, तो कस्टमर्स की डिमांड्स भी बढ़ गई।
फिर रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजीज, मतलब कि न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज और एडवांसमेंट्स हो रहे थे इकोनॉमी में, ठीक है, तो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज भी आई। उसके अलावा क्रिएटिंग डायनामिक ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब जो भी चेंजेस हो रहे थे उसको अडेप्ट करना सभी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होना। फिर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मतलब हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ठीक है, वो एक ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना, उनको अच्छी तरह से एजुकेट करना, है ना, ये सारी चीजें हुई। फिर मार्केट ओरिएंटेशन, पहले क्या होता था कि सपोज कोई फैक्ट्री है, ठीक है, उस फैक्ट्री में क्या हुआ करता था कि कमोडिटी जो है वो प्रोड्यूस हुई, उसका मैन्युफैक्चर हुआ, ठीक है, और उसे फिर बाद में सेल कर दिया जाता था। लेकिन इसको कहते हैं, उसको बाद में सेल कर दिया जाता था। लेकिन जब एनईपी इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद क्या हुआ, जो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स है, ठीक है, जो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर होता था एंड फिर सेल आउट होता था। कस्टमर को क्या चाहिए, इसीलिए तो बोला जाता है कस्टमर इज द किंग। क्यों बोला जाता है, क्योंकि एनईपी के बाद क्या हुआ, एनईपी के बाद हुआ ये कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स पे बहुत रिसर्च एंड सर्वेज हुए, उसके बाद ही कोई ना कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता था। लेकिन पहले क्या होता था, फैक्ट्री में जो भी कमोडिटी प्रोड्यूस हुई उसको सेल आउट कर दिया जाता था। लेकिन मार्केट ओरिएंटेशन, इसको बोलते हैं क्या, मार्केट ओरिएंटेशन। ये मार्केट ओरिएंटेशन के कारण क्या हुआ, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स पर रिसर्च हुई, सर्वेज हुए कि कस्टमर क्या चाहता है, उसके बाद प्रोडक्शन हुआ एंड फिर प्रोडक्ट सेल किया जाता था, किया जाता है। इसीलिए बोला जाता है कस्टमर इज द किंग, ठीक है। ये एक चेंज हुआ एनईपी के बाद। फिर लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर, देखो पब्लिक सेक्टर में क्या होता था, जब भी लॉसेस होते थे, ठीक है, जब भी लॉसेस होते थे तो वो क्या करता था, उस लॉस को स्पेशल फंड के जैसा दिखाता था कि हमने क्या किया है, इस अमाउंट को, इस बजट को एज ए स्पेशल फंड इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। जो भी लॉस होता था उसको क्या करते थे, स्पेशल फंड के जैसा इंट्रोड्यूस करते थे। लेकिन क्या हुआ, जब एनईपी आया उसके बाद जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन होने के कारण क्या हुआ, ये जो बजटरी सपोर्ट है, बजटरी सपोर्ट मतलब बजट में क्या बोलते थे कि हमारा तो ये स्पेशल फंड है, तो ये चीज खत्म हो गई, है ना। अब वो उस स्पेशल फंड को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। उसके बाद है इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट्स बढ़ गए ताकि सारी जो इकोनॉमी है उसमें अच्छी तरह से सारे बिजनेसेस सरवाइव कर सके। तो ये सारे हैं इम्पैक्ट्स जब एनईपी आया उसके बाद के, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर सेशन 3 ऑफ अनडाउट बिजनेस रिविजन सीरीज। जितने हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए, अगर उसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमने टोटल 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर इन 10 क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में शेयर करना ना भूलिएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।